हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे MCQ सीरीज़ का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ उन्हें जाकर देखिए। ये MCQ आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, करंट अफेयर्स और GK सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल साबित होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का प्रोजेक्ट अवार्ड किया गया है। तो आपको बताना ये है कि ये किस शहर में बनाया जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चेन्नई। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, जिसको 2021 के अक्टूबर महीने में लॉन्च किया था, उसके तहत बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि देश में मल्टी मॉडल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना। मल्टी मॉडल का मतलब होता है एक से ज़्यादा तरीकों से कनेक्टिविटी, यानी रोड, रेलवे, एरोप्लेन और शिपिंग के जरिए कनेक्टिविटी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का प्लान किया है, ताकि देश की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो कि इस वक्त 13% है, उसे 10% से कम पे लाया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया है, जो कि अभी हाल ही में आयोजित 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कार्लोस सोरा। ये एक स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है और जो ये 53वां एडिशन हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये अभी हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया था। इसमें जो स्पॉटलाइट कंट्री था वो था फ्रांस, और जो इसकी जो ओपनिंग फिल्म थी वो थी ऑस्ट्रेलिया की अल्मा एंड ऑस्कर फिल्म, जिसको पीटर बर्नर ने डायरेक्ट किया था। और जो इसकी क्लोजिंग फिल्म थी, यानी जो सबसे लास्ट में इसमें दिखाई गई थी, वो थी परफेक्ट नंबर, जिसको डायरेक्ट किया था क्रिस्टोफ जनुसी ने। इसके बाद इसमें चेल्लो शो, जो कि पान नलिन की एक मूवी है, उसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई थी। चेल्लो शो का मतलब होता है द लास्ट फिल्म शो। ये भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री है, जो कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में की गई है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने अभी हाल ही में आयोजित किए गए COP27 में इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसके जरिए 18 से 23 साल के उम्र के युवाओं को एनकरेज किया जाएगा कि वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें और दूसरों को भी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का मैसेज फैलाएं। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भी इस नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के साथ इस इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन का पार्ट था। UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनेस्को या यूनिसेफ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो कैंपेन था अभी शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में स्थित है, वहाँ पे UNFCCC की COP27 में भारत ने लॉन्च किया था। इससे पहले जो मिशन लाइफ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित किए गए COP26, जो कि पिछले साल 2021 में आयोजित किया गया था, उसमें मिशन लाइफ को इनॉग्रेट किया था। मिशन लाइफ का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे और साधारण से बिहेवियर चेंज लाने के लिए एनकरेज करना है, ताकि ये सभी छोटे छोटे स्टेप्स मिलकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। इसके बाद जो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जो एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए डेडिकेटेड है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये नई दिल्ली में लोकेटेड है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के तहत काम करती है। इसके बाद थोड़ा UNDP के बारे में भी जान लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस की एक एजेंसी है जो कि 170 देशों में गरीबी और असमानता को मिटाने के लिए काम करती है। ये देशों को पॉलिसी बनाने, लीडरशिप स्किल डेवलप करने, पार्टनरशिप डेवलप करने, संस्था निर्माण में और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए रेजिलियंस बिल्ड करने में मदद करती है। UNDP 1966 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है
हाल ही में इसरो ने भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम विक्रम सबऑर्बिटल रॉकेट रखा गया है। तो बताना ये है कि इनमें से किस स्टार्टअप का ये रॉकेट है जिसको अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट पहला ऐसा स्टार्टअप था जिसने इसरो के साथ रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक MOU साइन किया था। विक्रम सबऑर्बिटल रॉकेट एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट यानी सॉलिड फ्यूल पर चलने वाला रॉकेट है जिसका वजन लगभग 550 किलोग्राम है। ये स्काईरूट एरोस्पेस का भी पहला मिशन है जिसका नाम प्रारंभ रखा गया है। अभी फिलहाल देश में 102 स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं। भारत अभी दुनिया के स्पेस मार्केट का सिर्फ 2% शेयर ही होल्ड करता है, लेकिन भारत का टारगेट है 2029 तक 9% शेयर को अचीव करना। इसके लिए भारत सरकार ने भी स्पेस टेक्नोलॉजीज का ऑप्टिमल यूटिलाइज करने के लिए प्लान्स बनाए हैं ताकि गवर्नेंस और जो डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किस नवल एक्सरसाइज यानी समुद्री एक्सरसाइज को क्वेड एक्सरसाइज का भी नाम दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, मालाबार एक्सरसाइज। अभी हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज का 26वां एडिशन जापान के पास स्थित समुद्र में किया गया था। इसकी शुरुआत 1992 में भारत और USA ने मिलकर की थी। धीरे धीरे इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया देश भी जुड़ गए। इस साल इसमें एक वार एट सी एक्सरसाइज भी एग्जीक्यूट की गई थी जिसके तहत इन चारों देशों की नेवीज ने एक दूसरे के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और टेक्टिकल एबिलिटीज को मजबूत करने और कोऑपरेशन को बढ़ाने का काम किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इनमें से किस दिन को नेशनल प्रेस डे को सेलिब्रेट किया गया था जिसकी थीम थी द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग, यानी नेशन बिल्डिंग में मीडिया का रोल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 16 नवंबर। ये दिन भारत में जो फ्री और रिस्पॉन्सिबल मीडिया है उसको सिंबलाइज करता है। ये वही दिन है जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था और उसने फंक्शन करना शुरू किया था। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भारत में जो प्रेस है उसके हायर स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करती है और साथ ही ये भी इंश्योर करती है कि प्रेस पे कोई बाहरी दबाव या इन्फ्लुएंस ना हो। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्टैट्यूटरी यानी कानून के द्वारा बनाई गई क्वासी जुडिशियल यानी कानून बनाने और न्याय करने का काम भी करती है। ऑटोनोमस अथॉरिटी है जिसको 1979 में दोबारा एस्टेब्लिश किया गया था प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 के तहत। रीस्टैब्लिश यानी दोबारा स्थापना करने का मतलब है कि सबसे पहले 1966 में इसे पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 के तहत, जो कि पहले प्रेस कमीशन के रिकमेंडेशन पे की गई थी। लेकिन इसे 1975 में इस एक्ट को रिपील कर लिया गया था और प्रेस काउंसिल को अबोलिश कर दिया गया था इमरजेंसी के टाइम पे। इसके बाद एक नया एक्ट लाया गया था और उसके तहत इसकी दोबारा स्थापना की गई थी 1979 में। इस काउंसिल में एक चेयरमैन होता है और 28 मेंबर होते हैं। चेयरमैन कन्वेंशन से यानी प्रथा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है जिसको एक कमेटी नॉमिनेट करती है। इस प्रेस काउंसिल को इस एक्ट के तहत एडवाइजरी रोल्स भी दिए गए हैं जो कि ये खुद से या सरकार के द्वारा प्रेस के क्षेत्र में पूछे जाने पर पूरा करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने अभी हाल ही में पहली वर्ल्ड मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। इस मीडिया कांग्रेस का उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था जिसमें मीडिया सेक्टर के बिजनेस आपस में कनेक्ट कर सकें और मीडिया सेक्टर में हुए इनोवेशंस को डिस्कस कर सके और उन्हें अडॉप्ट कर सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने रिसेंटली डिजिटल शक्ति कैंपेन का चौथा वर्जन लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है महिलाओं और लड़कियों को साइबर के क्षेत्र में डिजिटली एम्पावर और स्किल्स प्रोवाइड करना। तो आपको बताना ये है कि इनमें से किस कंपनी ने NCW के साथ पार्टनर किया है इस इनिशिएटिव के लिए। तो इसके जो ऑप्शन है वो है अमेजन, मेटा यानी फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेटा यानी फेसबुक। इसके साथ साथ NCW ने मेटा के साथ साइबर पीस फाउंडेशन के साथ भी इस कैंपेन के लिए कोलैबोरेट किया है। डिजिटल शक्ति कैंपेन की शुरुआत जून 2018 में की गई थी ताकि
जो देश भर की महिलाएं हैं उनको डिजिटल अवेयरनेस दी जाए और उनका साइबर क्राइम से लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया जा सके। जो हमारे NCW की करंट चेयरपर्सन है वो है श्रीमती रेखा शर्मा जी। इसके बाद जो साइबर पीस फाउंडेशन है इसके बारे में जानते हैं। ये दुनिया का पहला ऐसा NGO है जो कि साइबर पीस के क्षेत्र में काम कर रहा है। इसके हेडक्वार्टर झारखंड इंडिया में स्थित है। ये फाउंडेशन लोगों को साइबर के क्षेत्र में अवेयर करता है, उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेट करता है और ज़रूरत पड़ने पर ट्रेनिंग भी देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट अभी हाल ही में 10वां ऐसा स्टेट बना है जिसने पेसा एक्ट के रूल्स को नोटिफाई किया है, जिसके जरिए ये ग्राम सभाज को एम्पावर करेगा ताकि वो अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के संबंध में रूल्स और रेगुलेशन बनाकर और ज़रूरत पड़ने पर कोई मुद्दे पर अपना डिसीजन भी ले सके। इसके लिए एम्पावर करता है ये पेसा रूल्स। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में 15 नवंबर को आयोजित किए गए जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश ने पेसा रूल्स को नोटिफाई किया है। ऐसा करने वाला वो 10वां स्टेट बन गया है। ये पेसा एक्ट यानी पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, जिसको 1996 में लाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के तहत लाया गया था। ये पेसा एक्ट ग्राम सभाज को एम्पावर करता है कि वो उसके एरिया में आने वाले सभी प्राकृतिक संसाधनों से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन पर अपना डिसीजन ले सकें। ये पेसा एक्ट जो ट्राइबल पीपल है यानी आदिवासी लोग हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक तो सुरक्षित करता है और उन्हें एम्पावर भी करता है। भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में डिक्लेयर किया था। ऐसा उन्होंने भारत के हिस्ट्री और भारत के संस्कृति में ट्राइबल कम्युनिटीज यानी आदिवासी समुदायों की कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए किया था। इसके बाद हम देखेंगे कि शेड्यूल्ड एरियाज कौन से हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 244 के क्लोज 1 के तहत शेड्यूल्ड एरियाज वो हैं जो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं और ये 5वीं अनुसूची का पार्ट बनते हैं जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज को डिक्लेयर किया गया है। अभी फिलहाल में शेड्यूल्ड एरियाज आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में डिक्लेयर किए गए हैं। एक एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने के लिए जो क्राइटेरिया होते हैं वो है कि वहाँ पे आदिवासी समुदाय की जनसंख्या एक अच्छी खासी मात्रा में होनी चाहिए। जो एरिया है वो एक ठीक ठाक साइज का होना चाहिए। वहाँ पे कोई ना कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या तालुका लेवल पे होगी और जो एरिया है वो अपने आसपास के एरियाज़ के मुकाबले इकोनॉमिकली थोड़ा बैकवर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सभी शेड्यूल्ड एरियाज़ को डिक्लेयर करने के लिए क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में G20 समिट आयोजित की गई थी, तो वो इनमें से इंडोनेशिया के किस प्रोविंस में आयोजित की गई थी जो कि इंडोनेशिया का अकेला हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बाली। अभी हाल ही में बाली में 15 से 16 नवंबर को 17वें G20 समिट का आयोजन किया गया था। बाली इंडोनेशिया का एक अकेला हिंदू मेजोरिटी राज्य है जबकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है। इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक है वो भी गरुड़ है। दुनिया में किसी हिंदू देवी देवता का सबसे लंबा स्टैचू बाली में है जो है पाटुंग गरुड़ा विष्णु कंकाना स्टैचू। बाली में कुछ और भी टेम्पल्स हैं जैसे पुरातामन सरस्वती टेम्पल और इसके साथ साथ कई गणेश स्टैचूज भी मिलते हैं। इसके बाद जो अगला G20 समिट है 18वां G20 समिट जो कि 2023 में होगा वो इंडिया होस्ट करेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, इनमें से किस देश ने अभी यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को अप्रूव किया है भारतीय यूथ के लिए ताकि वो उस देश में जाकर रह सके और काम कर सके 2 साल के लिए। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। ये यूनाइटेड किंगडम इंडिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट जो कि पिछले साल 2021 में साइन किया गया था दोनों देशों के बीच, उसके तहत ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के तहत यूके 3000 वीज़ाज हर साल 18 से 30 साल के ग्रेजुएट इंडियंस को देगा ताकि वो यूके में आकर रह सके और काम कर सके 2 साल तक। और ये स्कीम रेसिप्रोकल होगी यानी भारत भी सेम वीज़ाज ऑफर करेगा यूके के युवाओं को। अभी फ़िलहाल
यूके में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उन सभी में लगभग 25% स्टूडेंट्स भारत के स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह यूके में ऑलरेडी एक अच्छी खासी संख्या में भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो ये भारत के युवाओं के लिए जिनको यूके में जाके पढ़ना है या फिर रह के काम करना है, उनके लिए अच्छी स्कीम है। इसके बाद है कि अभी हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट प्रोग्राम आइरिस को COP27 जो कि इजिप्ट में आयोजित की गई थी, उसमें ऑपरेशनलाइज यानी इसने अब काम करना शुरू कर दिया है। तो ये इनिशिएटिव इनमें से किस देश ने लॉन्च किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट प्रोग्राम यानी आइरिस प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया था पिछले साल COP26 जो कि ग्लासगो यूके में आयोजित की गई थी। और ये भारत के द्वारा 2019 में शुरू किए कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI प्रोग्राम के तहत लिया गया इनिशिएटिव है, जिसकी शुरुआत अभी 2022 में हुई है जो कि COP27 में की गई थी। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये आइलैंड जो द्वीपीय देश हैं जो कि पैसिफिक महासागर, कैरिबियाई और इंडियन ओशियन में स्थित हैं, उनको क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद देगा। इंडिया ने इसके साथ ही $50 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड भी लॉन्च किया है इसी COP27 के दौरान। ये फंड क्लाइमेट चेंज के से आने वाले डिजास्टर्स से लड़ने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इन द्वीपीय और जो डेवलपिंग देश हैं उनकी मदद करेगा। CDRI को 2019 में UN क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, जिसके अभी फिलहाल 31 मेंबर हो चुके हैं। इस CDRI का सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को अगले 120 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इनमें से कौन सा देश इस इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? ग्रीस, रशिया, यूक्रेन या तुर्की? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, ग्रीस। ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव UN के द्वारा रशिया, यूक्रेन और तुर्की यानी टर्की उसके बीच साइन किया गया था। रशिया और यूक्रेन अनाज के बड़े निर्यातक देश थे, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते इनके अनाज एक्सपोर्ट्स रुक गए थे। तो इन एक्सपोर्ट्स को रिज्यूम करने के लिए ये एग्रीमेंट UN के द्वारा इन देशों के बीच में करवाया गया था, जो कि जुलाई 2022 में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट के चलते रशिया का फूड और फर्टिलाइजर भी अब दुनिया के मार्केट्स में निर्यात किया जा सकता है, जिससे दुनिया भर में फूड के प्राइसेस अभी कंट्रोल में किए गए हैं और दुनिया में जो अनाज का संकट पैदा हो सकता था उसे रोकने में इस एग्रीमेंट का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। तो ये जो एग्रीमेंट था इसको नवंबर 19 से 120 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और ये अभी पता भी नहीं है कि कब ये युद्ध खत्म होगा। तो इसलिए इस इनिशिएटिव को 120 दिन के लिए बढ़ाया गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को भारत में पहली बार आयोजित किया गया है। तो ये किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मुंबई। भारत में पहली बार मुंबई में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया था। ये कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे बिजनेस प्रोफेशनल्स और अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड प्रोफेशनल्स आके एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सकते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि इन क्षेत्रों को इम्प्रूव किया जा सके। ये जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स है ये 1977 में फाउंड की गई थी, जिसमें अभी 180 मेंबर्स हैं जो 135 देशों से आते हैं। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य है अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को इम्प्रूव करके और स्ट्रेंथन करके ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना। अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फैमिली प्लानिंग थाईलैंड के पटाया सिटी में आयोजित की गई थी। तो इनमें से किस देश को लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स 2022 कंट्री कैटेगरी में दिए गए हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इंडिया। ये लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स 2022 इसलिए दिया गया है ताकि जो देश ने, भारत ने जो फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उनकी एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करते हुए ये अवार्ड इंडिया को दिया गया है।
NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जिसका 5वां एडिशन अभी हाल ही में सामने आया था, उसके तहत भी जो भारत में ओवरऑल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज करने का जो रेट है अभी वो 54% से बढ़कर 67% हो गई है। और जो गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम था मिशन परिवार विकास, उसने भी फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ को और एक्सेस को इम्प्रूव करने में काफ़ी कुछ योगदान दिया है। तो इन सभी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हुए भारत एकमात्र देश बना है जिसे 2022 के लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड्स से नवाजा गया है। तो इस तरह हमारे आज के MCQs ख़त्म होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाले सभी पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और करंट अफेयर्स MCQs के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।